बस्तर में हुआ झीरम घाटी हत्याकांड, जिसने पूरे देश को दहला दिया था, 9 बरस बीत जाने के बाद भी न्याय को तरस रहा है। खून से लाल हुई ये घाटी अब भी न्याय का इंतजार कर रही है, लेकिन इस घटना का सच कब सबके सामने आएगा, ये कहना मुश्किल है। इधर मामले में सियासत भी पहले दिन से होने लगी थी, जो आज तक जारी है। वहीं झीरम घटना के 9 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश समेत कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को याद किया। इन 9 वर्षों में हमने भरसक कोशिश की कि इस घटना के सही तथ्य सामने आए, लेकिन आप सब जानते हैं ये घटना एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसमें इस षड्यंत्र को उजागर करने के हम लोगों ने अनेक कोशिशें की, लेकिन लोग अड़ंगा लगाते रहे। शहीद के परिजनों को तो बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा है। जांच जो भी हो रही है, जहां भी हो रही है, वो तो जैसा करेंगे वो जाने, मगर शहीद परिवारों को इससे कोई न्याय अब तक न मिल पाया है, न मिलने की उम्मीद है। जांच की प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एनआईए की भी जांच चल रही है, कोर्ट में भी जांच चल रही है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, वो अलग बातें हैं, मगर इससे शहीद परिवारों को कुछ नहीं मिला। झीरम कांड के समय प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। उसका तर्क है कि एनआईए जांच के आदेश उस समय की तत्कालीन मनमोहन सरकार ने दिए थे। बीजेपी अब कह रही है कि कांग्रेस सरकार की जवाबदारी है कि इसके पीछे के दोषियों को सजा दिलवाए। हालांकि बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। जांच को प्रभावित करने के लिए दूसरी कमेटी बनाई गई, जिससे इसका प्रतिवेदन रुक सके, जांच रुक जाए। और इस प्रकार से जो कार्रवाई करके कांग्रेस क्या बताना चाहती है, एक तरफ राजनीतिक भाषा का उपयोग करते हैं कांग्रेस, इनकी सरकार, कि भाजपा नहीं चाहती कि उसमें जांच हो, और वास्तविक में कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस क्यों घबराई हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है। हम आज मांग करते हैं कि शहीदों के परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। झीरम हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा की मौत हुई थी। तब से लेकर आज तक लंबी जांच चली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया और देश के इतने बड़े हत्याकांड से धुंध आज भी नहीं छट पाई है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। जांच में उलझता जा रहा है सच, आखिर कब आएगा झीरम का सच? ऐसे कैसे मिलेगा झीरम के शहीदों को न्याय? जी हां, अब 1 दशक होने को है, लेकिन झीरम का सच अब तक सामने नहीं आ पाया है और मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि झीरम के सच के लिए अभी इंतजार और लंबा खींचेगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य नामदेव। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले झीरम को लेकर अब तक का ताजा अपडेट क्या है, पहले ये जानते हैं। झीरम जांच की रिपोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सरकार को सौंपी थी। नियम के मुताबिक इस रिपोर्ट को 6 महीने के भीतर विधानसभा में पेश करना था, लेकिन जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने जांच आयोग का पुनर्गठन किया। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने याचिका दायर कर दी। याचिका में पुरानी रिपोर्ट सार्वजनिक करने, नए आयोग को भंग करने की मांग की। हाईकोर्ट ने अब राज्य शासन और जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नए आयोग की सुनवाई और कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब आपको बताते हैं कि झीरम कांड की जांच पर अब तक क्या कुछ हुआ है। तो जानकारी के मुताबिक पहले बस्तर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। 27 मई 2013 को तत्कालीन यूपीए सरकार ने एनआईए को इस पूरे मामले को सौंपा था। राज्य स्तर पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में जांच आयोग का गठन हुआ था। तत्कालीन रमन सरकार ने 28 मई 2013 को जांच आयोग का गठन किया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को समाप्त हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 बार इस पूरे कार्यकाल को बढ़ाया गया है। 9 बार से ज्यादा कार्यकाल को 8 साल में बढ़ाया गया। 2 जनवरी 2019 को भूपेश बघेल सरकार ने झीरम जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 11 नवंबर 2021 को झीरम घाटी जांच आयोग का पुनर्गठन किया गया।
जस्टिस सतीश अग्निहोत्री झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष बने। पूर्व जस्टिस जी मिनहाजुद्दीन को जांच आयोग का सदस्य बनाया गया। अब नए आयोग की सुनवाई और कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक झीरम की सच्चाई सामने नहीं आई है। तो झीरम के जख्म इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी, प्रत्यक्षदर्शी हैं झीरम घटना के, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तो झीरम की जो घटना हुई थी, आज ही के दिन हुई थी, बहुत दुखद घटना थी। 25 मई 2013 का वो दिन जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी और सभी बड़े नेता, जो उस समय के प्रदेश स्तर के सबसे बड़े नेता थे, वो उस परिवर्तन यात्रा में लौट रहे थे। तो हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी हैं, जो उस परिवर्तन यात्रा में मौजूद थे। द्विवेदी जी, मैं 3 मिनट दूंगा आपको, और मैं चाहूंगा कि अभी की जो जनरेशन है जिसे ना पता हो झीरम के बारे में, तो वो पूरी घटना को एक बार विस्तार पूर्वक आप बताएंगे कि 3 मिनट में आखिर उस पूरी घटना में हुआ क्या था और एक्चुअल क्या देखा उस घटना में आपने। देखिए, 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकली थी। सुकमा विधानसभा, कवासी लखमा जी का जो विधानसभा, वहाँ गए थे। वहाँ से हम खाना खा के 3:30 बजे, मेरे 2:45 बजे, 3:15 बजे हम लोग वहाँ से सुकमा से दरभा घाटी के आगे केसलूर में हमारा प्रोग्राम था कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का। उस समय में कांग्रेस के तत्कालिक प्रदेश सचिव था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था। उस नाते मैं भी परिवर्तन यात्रा में शामिल था। वो करीब आधा घंटा 40 मिनट बाद में पूरी यात्रा दरभा के पास पहुंची। उसी समय एक ब्लास्ट हुआ, बहुत जोर से आवाज़ आई, और ऊपर जो नक्सली थे दाहिने साइड में घाटी में, नीचे में खाई था, दाहिने में घाटी थी, तो घाटी से एकदम बहुत जोर से गोलियों की आवाज़ आई। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हमारी गाड़ी कुछ पीछे हो गई थी। मेरी गाड़ी में फूलो नेताम, जो वर्तमान सांसद है, चीका वाजपेयी बिलासपुर के जो प्रदेश सचिव थे उस समय, और एक हमारे मित्र थे, 3 लोग हम लोग उस गाड़ी में बैठे थे, और ड्राइवर था। जब हम गाड़ी में हमारी सोचे कि हमारी गाड़ी फंस गई है, तो हम लोगों ने गाड़ी को बहुत तेजी से भगाना शुरू किया। देखा तो बगल में उदय मुदलियार जी की गाड़ी, जिसमें अल्लाह उदय मुदलियार की हत्या हो चुकी थी, हत्या कर दी गई थी। तो अचानक से गोलियों की आवाज़ बहुत तेजी से आने लगी, गोलियां बहुत जोर से बरसाने लगे नक्सली। उसी बीच उनको गोली लगी और गाड़ी रुक गई। ऐसा करते हुए हमारी गाड़ी चौथे क्रम में आई। हमने देखा कि आगे दूसरे नंबर में नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी खड़ी हुई है। पहले नंबर में गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। दूसरे नंबर में पायलट गाड़ी जो पुलिस की चलती है वो गाड़ी खड़ी थी। तीसरे में पटेल जी की थी, माननीय जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उस गाड़ी में कवासी लखमा जो वर्तमान मंत्री हैं, तत्कालीन विधायक थे उस समय, और नंद कुमार जी के बेटे जो जिनकी हत्या हो गई, दिनेश पटेल जी, और ड्राइवर और एक पीएसओ देशमुख, 4-5 लोग उस गाड़ी में मौजूद थे। उसके बाद महेंद्र कर्मा जी गाड़ी पजोर 1 नंबर जो मलकी सिंह गेदू जगदलपुर की, उस गाड़ी में महेंद्र कर्मा बैठे हुए थे। उनकी गाड़ी आके बगल में खड़ी हो गई। तो चौथे नंबर में उनकी गाड़ी, तीसरे नंबर में, चौथे में हमारी गाड़ी। फिर क्रमशः गाड़ियों का काफिला पूरा रुक गया, और ताबड़तोड़ गोलियों से, मतलब सिर्फ गोलियों की आवाज़ आ रही थी। और थोड़ी देर बाद में अचानक आवाज़ आई, इसमें कवासी लखमा ने बोला, मैं कवासी लखमा हूँ। और उसके बाद 1 मिनट या आधा मिनट के लिए गोली चलाना नक्सलियों ने बंद कर दिया। उस बीच में नक्सली, चूंकि नंद कुमार पटेल जी को पहचानते नहीं थे, कवासी लखमा को अपना परिचय दिए, और कवासी लखमा, नंद कुमार के बेटे नंद कुमार पटेल जी और उनके पीछे सबको एक साथ उनको जंगल के ले, इतना हमने देखा। उसके बाद गोलियों की आवाज़ फिर शुरू हो गई है, गोलियां चलाने लगे नक्सली। उसके बाद में हम लोग लेट गए नीचे। मैं, फूलो नेताम, महेंद्र कर्मा, चीका वाजपेयी, चारों एक साथ हम 2 गाड़ियों के बीच में लेटे हुए थे। तो वहाँ गोलियां नहीं लग रही थी, क्योंकि गाड़ियों में गोली लग रही थी, टायर में लग रहे थे। तो और लगातार गोलियां चल रही थी, उन लोग मार रहे थे, हर गाड़ी को निशाना बना के। करीब लगभग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे गोलियों की बौछार होते रही। उनको जब लगा कि सब लोग मर गए हैं, बहुत आहट बंद हो गई इधर से, तो फिर नक्सली उतर कर आए, तो देखे कि कौन कौन जिंदा बचा है। और उसके बाद महेंद्र कर्मा को पहचानते नहीं, तो महेंद्र कर्मा ने बोला, क्यों मार रहे हो इन लोगों को, भाई बेकसूर लोगों को। तो बोले, तू कौन है करके उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं महेंद्र कर्मा हूँ। उसके बाद में महेंद्र कर्मा को, मेरे को, फूलो नेताम को, चीका वाजपेयी, चारों को हम लोग जंगल की ओर ले गए। और उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे सबको ले जाएगा, लेके लिटा दिए, और महेंद्र कर्मा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद चाकू से गोदा गया, पत्थर से मारा गया, नाच गाना किया गया महेंद्र कर्मा के शरीर के चारों तरफ में। इस तरह घटना चलते रही, हम लोग लिटा दिए। फिर देखे कौन कौन लोग जीवित बचे, उनको भी पकड़ पकड़ गाड़ी चला रहे थे। मैं देखा विद्याचरण जी को घसीट रहे थे, जो केंद्रीय मंत्री थे पहले, उनको भी घसीट ला रहे थे। मतलब ऐसा देखा, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, गोली लग गई थी, तो वहीं बैठा दिए उनको। उसके बाद में नक्सली करीब नाचते रहे, गाते रहे, और बहुत नंद कुमार पटेल जी को बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि वहाँ नंद कुमार पटेल जी हमारे बीच में नहीं थे, वो दूसरे जगह उनको ले गए थे। वहाँ पर तो नंद कुमार पटेल जी कौन है इसमें से, और उनके बेटे कौन है, दीपक कर्मा, 3 आदमी को पूछ रहे थे बार बार। हम लोग वहाँ चूंकि बोले, हाँ कोई नहीं है इस तीनों में से। थोड़ी देर बाद में आवाज़ आई, करीब 5, साढ़े 5 बजे के आसपास में, और इसको वाकी टाकी से, जो हमारे पास देवा करके कमांडर था, नक्सली कमांडर, और नंद कुमार पटेल जी के पास जो कमांडर था रमन्ना,
वो उनको यहाँ इन लोग आपस में बात किए तो पूछे कि नंद कुमार पटेल तुम्हारे पास है, इनने बोला कि शायद है, तो मार दो बोले। इतना हम देखे। उसके बाद में वो लोग चले गए और नारा लगाते रहे, माओवादी जिंदाबाद, ग्रीन हंट बंद करो, और चले गए। बाद में पत्रकार लोग आगे हमको बाहर निकाले। ये घटना हुई है। तो आपने सुना कि चल घटना 25 मई 2013 को हुई क्या थी, कहां से कांग्रेस के आला नेता जो लौट रहे थे, कब घटना हुई, किस तरह से नक्सलियों ने खूनी खेल खेला और 30 से ज्यादा नेता और कर्मचारी जो सिपाही थे वो इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हो गए। सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मैं उनके पास सीधा चलता हूं। सुरेंद्र जी, साक्ष्य तो बचा नहीं है, जो नक्सलियों का नाम आया है वो कई नक्सली ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोई साजिश है नहीं है, बहुत लंबा समय होता है, 9 साल का वो बीत चुका है। अब कुछ लग रहा है कि कुछ बचा हुआ है इस पूरे मामले में सच्चाई आने के लिए? आदित्य जी, मैं समझता हूँ कि यह कहना साक्ष्य बचा नहीं है उचित नहीं होगा। प्रत्यक्षदर्शी हैं डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी, जिन्होंने अभी कहा कि जो वॉकी टॉकी पे संदेश आ रहे थे उसमें रमन्ना का नाम सामने आया। जिस प्रकार से पहले तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने विधानसभा में घोषणा की थी सीबीआई जांच की, उससे वो मुकर गए। उसके बाद में जो एनआईए को जांच सौंपा गया, आपको याद होगा मार्च 2014 में एनआईए ने बाकायदा गणपति और रमन्ना को मुख्य अभियुक्त मानते हुए इश्तेहार पब्लिश करवाया था तमाम समाचार पत्रों में, और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उसके बाद जैसे यूपीए सरकार केंद्र में बदली, मोदी जी की सरकार आई, जब 2014 से 18 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो इस दिशा में जो पीड़ित है, जो घायल थे, जो शहीदों के परिजन हैं, वो पहले दिन से ही आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक नरसंहार का, हत्या के षड्यंत्र का। उस दिशा में जांच ही नहीं किया गया। और बाद में जब चलान, देखिए आदित्य जी, जो भी जांच एजेंसी जांच करती है, उस जांच के दस्तावेज के 2 अलग अलग भाग होते हैं। एक जो होता है चार्जशीट, जो एनआईए ने चार्जशीट प्रस्तुत किया, उसके बाद में फिर 23 सितंबर 14 को पहला आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में जो 2015 में फिर से अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें इन दोनों मुख्य अभियुक्त जो गणपति और रमन्ना है, उनका नाम ही शामिल नहीं था। तो पहला सवाल तो यह है कि किसके दबाव में, किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए जो मुख्य अभियुक्त थे उनका नाम चालान से गायब किया गया। दूसरी बात, जब एनआईए जांच खत्म कर चुकी है, अंतिम आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है, और हमारी सरकार ने जब एसआईटी बनाया है, और राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, किसी भी जांच से यदि संतुष्ट नहीं है या अन्य बिंदुओं पर जांच चाहते हैं तो एसआईटी भी बनाएं, या कोई आयोग है उसमें नए बिंदु जोड़ सकते हैं, नए सदस्य आ सकते हैं, राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। फिर एनआईए किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर जो डायरी है उसको देने से मना कर रही है? तो मूल बात तो सवाल यही है। दूसरी बात आदित्य जी, जो हमारे नेता थे महेंद्र कर्मा जी, नक्सलियों के हिट लिस्ट में नंबर 1 थे, Z+ की सुरक्षा थी। फिर किसके इशारे पर, जो हमने न्यायिक जांच आयोग में 8 नए बिंदु जोड़े हैं, उसमें यह भी बिंदु है कि यूनिफाइड कमांड के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? किस आधार पर उनकी सुरक्षा में कटौती की गई? उसी समय विकास यात्रा रमन सिंह की निकल रही थी, उसमें 1789 जवान थे, और परिवर्तन यात्रा जिसमें हमारे कांग्रेस की पूरी पीढ़ी थी, तमाम नेता थे जिनको Z+ सुरक्षा थी, उसमें केवल 177 जवान। तो किसके इशारे पर सुरक्षा में कटौती की गई थी? और जो अलेक्स पाल मेमन जो कलेक्टर थे उस समय वहां पर उसका अपहरण हुआ था, उसका क्या संबंध है महेंद्र कर्मा जी के सुरक्षा में कटौती का? तो ये आम जनता का सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, बार बार षड्यंत्र को उजागर करने से क्यों रोकना चाहते हैं? धर्मलाल कौशिक इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं पूरे देश में जो षड्यंत्र की दिशा में जांच को बाधित कर रहे हैं। नैतिकता का सवाल भाजपा कर खड़ा होता है, इतनी पर्देदारी क्यों? केदार जी मेरे साथ जुड़े हुए। केदार जी, खून तो छत्तीसगढ़ के लोगों का ही बहा है, कोई दूसरे का तो खून था नहीं। एनआईए से फाइल क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या दिक्कत है? अगर राज्य सरकार संतुष्ट नहीं है, न्यायिक जांच आयोग का पुनर्गठन कर रही है, दिक्कत क्या है? अगर कांग्रेस चाह रही है उसकी जांच और प्रॉपर तरीके से हो, क्यों नहीं करने देना चाह रहे हैं जांच आप लोग? क्यों बार बार जांच का विरोध कर रहे हैं? क्यों बार बार हाईकोर्ट आप लोग पहुंच जाते हैं? क्या दिक्कत क्या है केदार जी? आज बड़ा दुखद दिन है जब झीरम में हमारे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के बड़े नेता दिवंगत हुए, उनकी हत्या कर दी गई। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं, उनसे सुरक्षा बल के जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे ताकि वो दुख को सह सकें। और निश्चित रूप से बेहद भयावह घटना थी और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश उससे शोकाकुल हो गया था, और जब आज याद आती है तो भी शोकाकुल होता है। इसमें कांग्रेस और भाजपा का विषय होगा, मैं इसे समझता नहीं। ये 9 साल में
एनआईए ने अगर जांच की तो वो कोर्ट के अधीन होता है, उन्होंने सारे दस्तावेज वहां जमा किए, और अगर किसी को उनकी डायरी चाहिए तो कोर्ट के माध्यम से मंगा सकते थे। मगर दुख इस बात का होता है कि प्रशांत मिश्रा जस्टिस है हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी न्यायिक जांच रिपोर्ट दे दी, बट सरकार उसको ना ही सार्वजनिक की, ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की कि इसमें यह विषय छूट गया, ये विषय आना चाहिए। उसमें ऐसे किसके नाम थे जिसको कांग्रेस पार्टी बचाना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, जब एनआईए की जांच शुरू हुई तो केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह चाहते सीबीआई आए तो वो मनमोहन सिंह तय कर देते, सीबीआई भेज देते, किसी को मनाही तो थी नहीं। और बात अगर सीबीआई की करूं तो आज तो मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल को सीबीआई से एलर्जी है, उन्होंने तो प्रतिबंध लगा दिया छत्तीसगढ़ में सीबीआई की जांच किसी प्रकार की नहीं होगी। तो मेरे भाई सुरेंद्र वर्मा जी आज सीबीआई को याद कर रहे हैं, अरे भाई आपके मुख्यमंत्री ने उसे प्रतिबंधित कर रखा है छत्तीसगढ़ में, वो पहले भी नहीं और आज भी नहीं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा की न्यायिक जांच, न्यायिक कह रहा हूं मैं, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कानूनी शब्द होता है, इसे वकील साहब बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? किस बात पर संदेह, किसको बचाना चाहती है सरकार, किसका नाम आ गया उस रिपोर्ट पे, और जांच क्यों खेल रहे हैं? मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा भाई साहब की जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, विपक्ष में थे, तो 4 कॉलम में समाचार पत्रों में छपा था कि झीरम के सबूत मेरे जेब में है, वक्त आने पर बताऊंगा। तो और कैसी जांच, वो आखिर सबूत है कहां? और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी कह रहे थे कि मैं कवासी लखमा हूं और गोलियां बंद हो जाती है, उसके बाद कवासी लखमा जी को छोड़ दिया जाता है, मोटरसाइकिल की चाबी दी जाती है, और आज वो हमारे आबकारी मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे पहलू हैं इस बात के जो जांच में सामने आना चाहिए, और मैं फिर से मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत मिश्रा की जो न्यायिक जांच रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए, जांच ना खेला जाए। ये हत्याओं का हमें बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, वो हमारे भाई हैं। चलिए चलता हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कहा था। अब जब बढ़ाने के लिए कहा था, सरकार ने कहा ये कार्यकाल हम नहीं बढ़ा सकते, तो अचानक रिपोर्ट राज्यपाल के पास सबमिट हो जाती। कार्यकाल बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया? मतलब साफ था कि कुछ चीजें अभी बाकी हैं, नहीं तो कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाता या क्यों बढ़ाने की मांग की जाती? अचानक जो है रिपोर्ट राज्यपाल के पास सबमिट हो जाती है। तो जब कार्यकाल बढ़ाने की बात आई, फिर रिपोर्ट आ गई, इस बीच में भी कुछ अंतर लग रहा है आपको? नहीं, देखिए सवाल उस बात का नहीं है। अगर कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोई रिपोर्ट आई और अगर रिपोर्ट अधूरी है तो उसे कहे ना, ये कार्यकाल बढ़ाना चाहते थे, रिपोर्ट अभी अधूरी है और हम इसे पूर्ण करना चाहते हैं। तो रिपोर्ट अधूरी है ऐसा कहां कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? और विधानसभा के पटल में रख दें अधूरी रिपोर्ट, क्या दिक्कत है? फिर विधानसभा जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सारे लोग बैठकर तय कर लें कि यह रिपोर्ट अधूरी है और दूसरी न्यायिक जांच रिपोर्ट बैठना चाहिए। ये एक पक्षीय निर्णय क्यों ले रहे हैं? ये किसने कह दिया कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट अधूरी है? क्या कोई हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट आधा अधूरा काम सौंपेंगे क्या वो फाइल को बिना कंप्लीट किए, बिना जांच किए सौंपेंगे क्या? इसलिए ये लगातार जो भी बातें आ रही, मैं बेबाकी से कहना चाहता हूं, जांच खेलकर किसको बचाना चाह रही है कांग्रेस? और कहते थे सबूत जेब में है, तो जेब क्या हुआ, कहां चला गया जेब? 2013 को घटना हुई थी सुरेंद्र जी, बहुत अच्छे से आपको भी याद होगा, पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी, और शायद उस समय नंद कुमार पटेल अगर जिंदा रहते, शहीद नहीं होते, तो शायद 2013 में सरकार आने की जितनी संभावनाएं थी कांग्रेस की, वो 2018 से भी ज्यादा संभावनाएं 2013 में लग रही थी। इस बात को आप लोग जितने बैठे हैं वो डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब जो है जिन तमाम लीडर्स का नाम आया है, जो नक्सली लीडर रमन्ना की बात कर लें, आप गणपति की बात करें, जितने लोगों का नाम उसमें आ रहा है, किसी ने उनको आज तक देखा नहीं, ये सब छद्म नाम है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लीडर्स हों जो इस दुनिया में हो ही ना। आपकी सरकार थी उस समय, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी समय जांच शुरू हुई थी। जांच बीजेपी की केंद्र सरकार ने नहीं शुरू की थी, आपकी केंद्र में सरकार थी उस समय, आप लोगों ने शुरू किया था, एनआईए को आपने जांच सौंपा था। अब उस जांच से ही आपको ये लग रहा है कि वो जांच सही नहीं हुई? भाई उस समय तो जब शुरुआत हुई थी जांच, लगभग, क्योंकि उसके पहले तक लगभग अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री उस समय रमन सिंह हुआ करते थे, राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे हुए थे, तब तो जांच में कोई दिक्कत नहीं। जैसी सरकार बदली सेंट्रल में, जांच आपको अधूरी लगने लगी, या जांच कहीं ना कहीं लगने लगी आपको कि गलत डायरेक्शन में जा रही है? आदित्य जी, ये मेरा आरोप नहीं है। जो पीड़ित हैं, जो घायल हुए, जो शहीद हुए, उनके परिजन, लगातार न्यायिक आयोग की हम बात कर रहे हैं, उसमें 21 जनवरी
21 को 8 बिंदु जोड़े गए। वो सारे सुरक्षा के मापदंड जो तय करती है, जो यूनिफाइड कमांड होती है, उसके संदर्भ में है। उससे पहले जो है 7 जनवरी 2019 को अचानक आयोग की सुनवाई बंद कर दी जाती है। 5 गवाह जो उसमें नामित हैं, जिसका गवाह होना था, उनका गवाह तक नहीं हुआ। उसके बाद में जो 11 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त कर दी गई और उस तारीख तक जो उसमें नामित थे, जिनका गवाह होना था, ऐसे 5 गवाह बाकी थे। उसके बाद जो दौलत रोहरा जो पीड़ित थे, उनको गोली लगी थी, उन्होंने लगातार न केवल एनआईए के समक्ष बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के से मिलकर, उसके बाद अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने उनसे भी मुलाकात की, हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह कहा कि घटना के 25 दिन बाद जब वो घटनास्थल पर गए तो वो तमाम पीड़ितों के चश्मा, मोबाइल, पर्स तक वहां बिखरे हुए थे। ये इनकी जांच की दिशा में कैसे ये काम करते थे उसको प्रमाणित करता है। अंतिम समय तक कई ऐसे घायल हैं जो उस हमले में पीड़ित थे, उनका बयान नहीं लिया गया। तो ये शुरू से ही तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह से षड्यंत्रकारियों को बेनकाब होने से रोकते रही, जांच की दिशा को भटकाते रही। डॉक्टर शिवनारायण जी मेरे साथ मौजूद, छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा सर। अब जो नया जांच आयोग या पुनर्गठन सीधे तौर पर नई जांच आयोग का हुआ है, क्या संतुष्ट है? क्या उम्मीद है अभी भी कि झीरम का सच बाहर आ पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो नक्सली हमले के मास्टरमाइंड थे, 4 में से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रमन्ना भी खत्म हो गया है, उइके भी खत्म हो गए, रमन्ना के भाई भी खत्म हो गया। अब एक बच्चा देवा, जिसको मैं जानता हूँ और शायद पुलिस वाले ने वेरीफाई किया क्योंकि मेरे फोटो दिखाए थे, यदि वो भी मर जाता है तो फिर आप किससे पूछोगे षड्यंत्र किसने करवाया, किसने सुपारी किलिंग आप कितना कराई? पहली बात। दूसरा, न्यायिक आयोग जांच की आयोग की जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ जनता जानना चाहती है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। दूसरा, एनआईए की जो बात सुरेंद्र भाई कर रहे हैं, सत्य बात है, क्योंकि मैं खुद घायल हूं। 1 वर्ष पहले मैं एनआईए को भी पत्र लिखा था कि मेरा बयान होना चाहिए, मेरे गोली लगी थी, मैं घायल था। किसी भी घायलों का एनआईए ने यदि बयान ही नहीं लिया तो फिर आपने चार्जशीट दाखिल कैसे किया? किसके आधार पर आपने रिपोर्ट सौंप दी हाईकोर्ट को? देखिए, बहुत सीधी बात है। एनआईए एक जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और वो हाईकोर्ट में मामला था। अगर कोई बात में दिक्कत और कमी महसूस होती तो हाईकोर्ट में जाकर, और हाईकोर्ट उचित समझता तो एनआईए को निर्देश देने का पावर है। तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं कानून को एक किनारे रख के अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो रिपोर्ट प्रशांत मिश्रा की सार्वजनिक होना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुरजोर मांग करता हूं कि जो हत्यारे हैं झीरम के, उनका सच सामने आना चाहिए और जांच रिपोर्ट सामने की जानी चाहिए। हमने बहुत सारे बड़े कांग्रेस के नेताओं को खोया, उसका दर्द हमें है। 25 मई 2013 को यह घटना हुई थी और उस समय से अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात करें तो तकरीबन 5 साल भारतीय जनता पार्टी राज्य में शासन में रही। अब कांग्रेस को भी सरकार में आए 3.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन झीरम के शहीदों के परिवारों को न्याय अब तक नहीं मिल पाया। उम्मीद है कि नया जांच आयोग जो बना है, जिसमें पुनर्गठन किया गया जांच आयोग का, उस जांच आयोग की रिपोर्ट में वो चीज़ आ सके जिसका एक्सपेक्टेशन कम से कम शहीदों के परिवार तो कर रहे हैं। क्योंकि लगातार ये आरोप कांग्रेस जब विपक्ष में नहीं लगाते आई कि राजनीतिक षड्यंत्र था। अब ये षड्यंत्र था या नहीं था, रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा। तो फिलहाल आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।